सास का पश्चाताप। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है सास का पश्चाताप। नंदिनी, ओ नंदिनी, उठेगी नहीं क्या? तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या? सूरज सर पर आ गया है। सुबह के 9 बज गए हैं और तू अभी तक सो रही है। नंदिनी आज लेट सोकर उठी थी क्योंकि उसकी 2 महीने की बेटी रात को उसे सोने नहीं देती और कल से तो वैसे भी उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, जिस वजह से वह रात भर नहीं सो पाई थी। नंदिनी के 2 बच्चे थे। बड़ा बेटा वंशु जो अभी 4 साल का हुआ था और अभी उसकी छोटी बेटी थी जो सिर्फ 2 महीने की थी। सर्दी का मौसम और बेटी छोटी होने की वजह से वह रात को देर तक जागती रहती थी और कभी कभी तो पूरी रात नहीं सो पाती थी। लेकिन जैसे ही सुबह होती उसकी सास चिल्लाना शुरू कर देती थी। नंदिनी बेचारी कुछ नहीं बोल पाती। वह जैसे ही उठकर बाहर आई तो उसने देखा कि उसकी सास का मुंह फूला हुआ था। सुमित्रा जी नंदिनी को ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। सुमित्रा देवी जी के बड़े बेटे अंशुमन ने लव मैरिज की थी। सुमित्रा देवी जी पारंपरिक सोच रखने वाली महिला थी। उसके लिए परिवार की प्रतिष्ठा सबसे ऊपर थी और बेटे का लव मैरिज करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे लगता था कि लव मैरिज करने वाली लड़कियां तेज तर्रार होती हैं और वह कभी भी परिवार से मिलकर नहीं चल सकती। जबकि इसके विपरीत नंदिनी एक बहुत ही मिलनसार लड़की थी। वह अपने पति के साथ साथ अपने सास ससुर का भी बहुत ख्याल रखती थी और सबको खुश रखने की कोशिश करती थी। लेकिन उसकी हर बात सुमित्रा जी को उल्टी ही लगती थी। उसे लगता था कि यह चिकनी चुपड़ी बातें सिर्फ मुझे अपने वश में करने के लिए करती हैं। वह नंदिनी के किसी भी बात को सीधे मुंह जवाब नहीं देती थी। लेकिन नंदिनी कभी भी सास की किसी भी बात को लेकर नाराज़ नहीं होती थी और हमेशा उन्हें खुश रखने की ही कोशिश करती थी। नंदिनी की शादी को 5 साल गुजर चुके थे और उनके 2 बच्चे भी हो गए थे। बड़ा बेटा वंशु अभी 4 साल का था और बेटी जो अब 2 महीने की हो गई थी। लेकिन 2 बच्चों के घर में आ जाने के बाद भी सुमित्रा जी आज भी अपनी बहू से ज़्यादा खुश नहीं रहती थी। उसे तो नंदिनी के हर काम में नुक्स ही निकालना होता था। जबकि नंदिनी अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण करने के साथ साथ घर के पूरे काम में भी अपनी सास की मदद करती थी। फिर भी उसकी सास कभी उसकी तारीफ नहीं करती थी। वह जिससे भी बात करती अपनी बड़ी बहू नंदिनी की हमेशा बुराइयां ही करती थी और उसमें गलतियां निकालती थी। नंदिनी के ससुर राम नारायण जी एक सरकारी कर्मचारी थे। वह बहुत ही शांत स्वभाव के और न्यायप्रिय इंसान थे। वे घर में सबसे बराबर प्यार करते थे। राम नारायण जी अपनी बड़ी बहू को बहुत इज्जत करते थे। चाहे उसके बेटे अंशुमन ने अपनी पसंद की लड़की से शादी की थी, लेकिन नंदिनी एक बहुत ही सुशील और अच्छे विचारों वाली लड़की थी। वह हमेशा घर में अपनी सास, देवर और पूरे परिवार के साथ प्यार से और मिलकर रहने की कोशिश करती थी। लेकिन सुमित्रा जी को अपनी बड़ी बहू बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे अपने छोटे बेटे से ही मोह था। एक दिन राम नारायण जी सुबह सोकर उठे तो उनके सीने में बहुत तेज दर्द था। उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया। राम नारायण जी को हार्ट अटैक आया था। 2 दिन तक उनका इलाज चलता रहा, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा और राम नारायण जी का निधन हो गया। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें सीवियर हार्ट अटैक आया था। राम नारायण जी का अचानक निधन हो जाने के बाद उनकी अनुकंपा की नौकरी के लिए भी सुमित्रा जी ने अपने छोटे बेटे को ही चुना। अब विवेक एक सरकारी नौकरी करने लगा था। अब तो जैसे सुमित्रा जी का छोटे बेटे से और भी ज़्यादा लगाव हो गया था। कहते हैं ना, एक तो करेला और दूसरा नीम चढ़ा।
राम नारायण जी के जाने के बाद तो अब सुमित्रा जी ने नंदिनी और अंशुमन की इज्जत करना बिल्कुल बंद कर दिया। एक तो रामनारायण जी नहीं रहे थे और दूसरा विवेक को सरकारी नौकरी मिल गई थी। चाहे वह अनुकंपा से ही मिली थी, लेकिन थी तो सरकारी नौकरी। अब सुमित्रा जी के मन में विवेक की इज्जत बहुत बढ़ गई थी। उसने अपनी आधी प्रॉपर्टी भी अब विवेक के नाम कर दी थी, क्योंकि वह नंदिनी को तो शुरू से ही पसंद नहीं करती थी और उनका बड़ा बेटा अंशुमन का बिजनेस भी कुछ खास नहीं चल रहा था। अंशुमन एक अच्छा इंसान था और उसने कभी इस बात की इच्छा जाहिर नहीं की कि वह बड़ा बेटा है तो नौकरी उसे ही मिलनी चाहिए। वह अपने छोटे मोटे कारोबार से ही खुश था। उसे अपनी जिम्मेदारी का पूरा ख्याल था और वह अपने छोटे भाई और अपनी माँ की जिम्मेदारी के साथ साथ अपने दोनों बच्चे और अपनी बीवी से भी बहुत प्यार करता था। लेकिन सुमित्रा जी दोनों बेटों में बहुत भेदभाव करने लगी थी। अब तो उसे विवेक की सिवाय कुछ दिखाई ही नहीं देता था। विवेक की उम्र अब शादी की हो गई थी तो सुमित्रा जी ने उसके लिए लड़कियां देखना शुरू कर दी। अब क्योंकि विवेक की सरकारी नौकरी लग गई थी तो उसके लिए अच्छे घरों से रिश्ते आने लगे थे, लेकिन दोनों माँ बेटों को कोई रिश्ता पसंद ही नहीं आता था। उनके सपने कुछ ज़्यादा ही ऊंचे हो गए थे। वे हर लड़की में कोई ना कोई नुक्स निकालते रहते थे। धीरे धीरे बहुत सारी लड़कियों को जब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो अब रिश्ते आने भी कम हो गए। इसी बीच विवेक को एक लड़की पसंद आ गई जो देखने में बहुत ही सुंदर थी और अच्छी खासी पढ़ी लिखी भी थी। लेकिन सुमित्रा जी बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थी। उसे लग रहा था कि बड़े बेटे ने अपनी पसंद की लड़की से शादी की है और दूसरी बहू भी यदि इसी तरह से विवेक की पसंद की आ गई तो मेरी तो घर में इज्जत ही नहीं रह जाएगी। अब सुमित्रा जी ने जल्दबाजी में एक अच्छी घर की कम पढ़ी लिखी लड़की से ही अपने बेटे की शादी तय कर दी, क्योंकि उसे लगता था कि ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां भी कहाँ अपनी सास की इज्जत करती हैं। उनकी बड़ी बहू बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी और सुशील थी, लेकिन वह सुमित्रा जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अब वह अपनी पसंद की लड़की से अपने बेटे विवेक की शादी करके बहुत खुश थी। उसे लग रहा था कि छोटी बहू उसकी खूब सेवा करेगी, क्योंकि वह अपनी पसंद की बहू अपने घर में लेकर आई है। लेकिन शायद वह गलत समझ रही थी। आमतौर पर लोगों के दिमाग में एक धारणा बनी होती है कि यदि लव मैरिज करके कोई लड़की आई है तो वह घर परिवार वालों की इज्जत नहीं करेगी और ना ही परिवार में मिलकर चलेगी। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार हम बहुत पसंद करके और अपने बहुत जान पहचान वाले घर में से भी लड़की लेकर आते हैं, लेकिन वो भी परिवार में मिलकर चले, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। ऐसा ही कुछ सुमित्रा जी के साथ भी हुआ। छोटी बहू संध्या हर बात पर मीन मेख निकालती थी। वह सुमित्रा जी की कोई खास इज्जत भी नहीं करती थी, लेकिन फिर भी सुमित्रा जी हमेशा सबके सामने उसकी तारीफ ही करती थी और नंदिनी की अभी भी वह बुराइयां ही करती थी। वह तो हर वक्त नंदिनी को नीचा दिखाना चाहती थी, इसलिए ना चाहते हुए भी वह संध्या की तारीफ करती रहती थी। अब तो संध्या अपने आप को बहुत खुश नसीब समझने लगी थी और धीरे धीरे उसका स्वभाव और भी ज़्यादा डोमिनेटिंग होता जा रहा था। नंदिनी के दोनों बच्चों को भी वह कतई पसंद नहीं करती थी। छोटे बच्चे होने की वजह से छोटी मोटी गलतियां कर देते तो उनको थप्पड़ तक लगा देती थी। धीरे धीरे दोनों देवरानी जिठानी में आपस में अनबन बढ़ने लगी और मनमुटाव रहने लगा। अब तो नंदिनी और भी ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। वह अपने पति अंशुमन से कहती कि मुझे अब इन सब के साथ नहीं रहना है, मैं अलग रहना चाहती हूँ, क्योंकि माजी का व्यवहार तो पहले से ही अच्छा नहीं था और संध्या भी बात बात पर मेरी बेइज्जती करती रहती है। अब तो अंशुमन को भी लगने लगा था कि उन्हें अब अलग हो जाना चाहिए। एक दिन उसने अपनी माँ से बात की, लेकिन सुमित्रा जी ने
परिवार की इज्जत का हवाला देकर उनको मना कर दिया। अब नंदिनी और ज़्यादा परेशान रहने लगी। ना तो वह घर में शांति से रह पाती थी और ना ही उसकी सास उन्हें अलग रहने देती थी। धीरे धीरे नंदिनी डिप्रेशन का शिकार होने लगी। तो एक दिन अंशुमन ने अपनी माँ से कहा, माँ, नंदिनी की तबीयत अब ठीक नहीं रहती, वह विषाद की शिकार होती जा रही है। मैं चाहता हूँ कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए ताकि वह अपने बच्चों की जिम्मेदारी ठीक से उठा सके। तो सुमित्रा जी ने कहा, तुम्हें अपनी माँ की तो बिल्कुल चिंता नहीं है, तो जहाँ तुम्हारा मन करता है वहाँ रहो, मुझसे किसी चीज़ की उम्मीद मत करना। आज से मैं समझ लूँगी कि मेरा एक ही बेटा विवेक है। अंशुमन को माँ की बात सुनकर बड़ा दुख हुआ, लेकिन वह अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने बीवी बच्चों को लेकर अलग रहने के लिए चला गया। अंशुमन के जाने के बाद तो जैसे सुमित्रा जी आज़ाद हो गई थी। अब तो उसे बस अपना एक ही बेटा विवेक दिखाई देता था। धीरे धीरे उसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी, मकान और ज़मीन सब अपने छोटे बेटे के नाम कर दिया। उसे लग रहा था कि विवेक ही उसका बुढ़ापे का सहारा बनेगा और उसकी पत्नी ही उसके बुढ़ापे में सेवा करेगी, तो क्यों ना मैं यह घर और ज़मीन इसके नाम कर दूं। उसने एक पल के लिए भी यह नहीं सोचा कि अंशुमन और विवेक दोनों ही मेरे बेटे हैं और समय आने पर दोनों को ही मुझे बराबर प्रॉपर्टी में साझेदार बनाना चाहिए। अब अंशुमन भी घर छोड़कर एक किराए के मकान में शिफ्ट हो चुका था। अंशुमन का बिजनेस भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। दो बच्चों का खर्चा और घर का किराया। अंशुमन और नंदिनी अब आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। नंदिनी एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। अब उसने ठान लिया कि वह अपने पति की आर्थिक मदद जरूर करेगी और उसके लिए नंदिनी ने एक कोचिंग सेंटर खोला जहां वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। नंदिनी ने इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई की थी, लेकिन शादी के बाद वह घर में रच बस गई थी और अपने फ्यूचर के बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं। लेकिन अब नंदिनी के पास मौका भी था और ज़रूरत भी थी। वह अपने कोचिंग सेंटर में बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने लगी और साथ साथ उसने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे उसके कोचिंग सेंटर पर विद्यार्थियों के साथ साथ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने के लिए भी लोग आने लगे। कहते हैं ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा। सुनंदा ने इतनी मेहनत की कि समय के साथ साथ उसका कोचिंग सेंटर उस एरिया का जाना माना कोचिंग सेंटर बन गया। अब तो उसकी इनकम भी अच्छी होने लगी थी, घर में पैसा आ रहा था। तो अंशुमन ने भी अपने बिजनेस को बढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अंशुमन का बिजनेस भी राइज करने लगा। अब तो उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं रह गई थी। उन्होंने अच्छी सी कॉलोनी में अपने लिए एक बड़ा सा मकान ले लिया और मन लगाकर काम कर रहे थे। इधर विवेक की थी तो सरकारी नौकरी, लेकिन उसकी पत्नी का व्यवहार और खर्चीलापन बढ़ता ही जा रहा था। विवेक की पत्नी संध्या को घूमने फिरने और बाहर से खाना मंगवाकर खाने का बड़ा शौक था। उसे घर का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वह बाहर का चटपटा खाना और चिप्स कुरकुरे खाना बहुत पसंद करती थी। उनके खर्चे धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे थे। जब कभी सुमित्रा जी उसे ज़्यादा खर्च ना करने की कहती तो वह सुमित्रा जी के साथ ही झगड़ा करना शुरू कर देती थी और उससे कहती थी कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तुमने तो सूखी रोटी खाई है, तुम्हें क्या पता आजकल खाने में क्या क्या चल रहा है। मुझे तो बस चाइनीज़ खाना ही पसंद है। अब तो विवेक भी शराब पीने लगा था। घर की टेंशन और पैसों की कमी ने उसे घर से बाहर रहने और शराब पीने का आदी बना दिया था। घर की चिकचिक से बचने के लिए वह काफ़ी वक्त घर से बाहर ही बिताता था। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब होती जा रही थी। उनकी तनख्वाह से उसकी पत्नी पूरे महीने का खर्चा भी नहीं चला पा रही थी। अब तो उन्होंने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बैंक से लोन भी ले लिया था और जब लोन की किस्त कट जाती थी तो सैलरी के पैसे इतने नहीं बचते थे कि उनके घर का खर्च आराम से चल सके। अब तो विवेक की पत्नी की नज़र सुमित्रा जी की पेंशन पर पड़ चुकी थी
और घर के हर छोटे मोटे खर्चे उन्होंने सुमित्रा जी पर डाल दिए थे। विवेक की पत्नी सुमित्रा जी का बिल्कुल सम्मान नहीं करती थी, उल्टा उससे घर के सारे काम करवाने लगी थी। बात बात पर वह सुमित्रा जी को टोकती रहती थी। सुमित्रा जी भी बढ़ती उम्र के साथ अब बीमार रहने लगी थी। उसकी दवाइयों के खर्च भी बढ़ गए थे। वह जब दवाई के लिए विवेक से पेंशन के पैसे मांगती तो विवेक से पहले ही उसकी पत्नी संध्या बोल देती, एक तो हम तुम्हें अपने पास रखे हुए हैं और ऊपर से तुम्हारे खर्च ख़त्म ही नहीं होते। आपका एक और भी तो बेटा है, उसके साथ भी तो जाकर रह सकती हो। यहाँ मेरी छाती पर मूंग दलती रहोगी। कभी बड़े बेटे के पास भी चली जाया करो। सुमित्रा जी अब दिन रात अपनी बहू के कठोर शब्द और उसकी उपेक्षा सहती रहती थी। एक दिन सुमित्रा जी के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा और उल्टियाँ आने लगी। वह बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। आनन फानन में उसे अस्पताल में ले जाना पड़ा। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि उन्हें लीवर की प्रॉब्लम है, अभी सारे टेस्ट करने पड़ेंगे। सारे टेस्ट करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी माँ का लीवर ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है, हो सकता है कि तुम्हारी माँ का लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़े। इसके लिए आप पैसे का अरेंजमेंट करके रखें। विवेक ने पूछा, डॉक्टर साहब कितना खर्चा आएगा? तो डॉक्टर ने जवाब दिया, कम से कम 30-40 लाख रुपए खर्च हो सकते हैं। इतना सुनकर विवेक ने माँ को अस्पताल में एडमिट करवाया और वहीं छोड़कर भाई अंशुमन को फ़ोन कर दिया कि माँ की तबीयत ख़राब है, वह अस्पताल में एडमिट है, आकर उन्हें संभाल लीजिए। और खुद छुट्टी ना मिलने का बहाना बनाकर घर चला गया। सुमित्रा जी ने जब बेटे का यह रूप देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसे वह दिन याद आने लगे जब उसने अपने बेटे विवेक के लिए सब कुछ त्याग दिया था। वह बस दिन रात विवेक के भविष्य के बारे में ही सोचती थी। अंशुमन और उसकी पत्नी का तो बिल्कुल भी ख्याल नहीं करती थी। यहाँ तक कि अंशुमन के 2 छोटे छोटे बच्चों का भी उसने कभी ख्याल नहीं किया। पिता की नौकरी से लेकर ज़मीन और घर तक सब कुछ उसने विवेक के नाम कर दिया था। अंशुमन को तो रहने के लिए घर तक नहीं दिया था। मैंने कितना गलत किया था। और विवेक की पत्नी को तो मैं हमेशा बेटी की तरह प्यार करती थी। उसकी हर गलती पर मैं पर्दा डाल देती थी। शायद इसीलिए ये लोग इतने निर्दयी हो गए हैं कि आज जब उनकी माँ को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वही बेटा मुझसे इस तरह से अस्पताल में छोड़कर अपने घर लौट गया। देखकर वह हतप्रद रह गई, लेकिन क्या कर सकती थी। आज उसे अपने किए पर शर्म आ रही थी। आज उसे पहली बार यह एहसास हो रहा था कि मैंने अंशुमन और उसकी पत्नी के साथ अच्छा नहीं किया। मैंने दोनों बच्चों में फ़र्क किया और हमेशा छोटे बेटे और बहू से ही प्यार किया, लेकिन उन्होंने मेरे किए का क्या सिला दिया। जब अंशुमन को अपनी माँ की बीमारी के बारे में पता चला तो अंशुमन और उसकी पत्नी दोनों हॉस्पिटल में आए। उन्होंने आकर डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब मेरी माँ की तबीयत कैसी है, उन्हें क्या हुआ है? डॉक्टर ने बताया कि लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, वरना कुछ भी हो सकता है और इस ऑपरेशन के लिए कम से कम 30-40 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। क्या आप इतना पैसा भर पाएंगे? तो अंशुमन ने कहा, डॉक्टर आप पैसे की चिंता मत कीजिए, बस मेरी माँ को बचा लीजिए। इन्हें किसी भी कीमत पर कुछ भी नहीं होना चाहिए। सुमित्रा जी का ऑपरेशन सफल हो गया था। वह अब ठीक होने लगी थी तो उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। अंशुमन और नंदिनी सुमित्रा जी को अस्पताल से अपने घर ले आए थे। नंदिनी ने अपनी सास की देखरेख करने के लिए कुछ दिनों के लिए अपने कोचिंग सेंटर की छुट्टियां कर दी थी। अब वह पूरा दिन अपनी सास की सेवा करती और उनका समय समय पर दवाइयाँ देती थी। नंदिनी के दोनों बच्चे भी दादी से बहुत प्यार करते थे। वह स्कूल से आकर दादी के पास बैठ जाते थे और उनसे उनका हाल चाल पूछते थे। यह सब देखकर सुमित्रा जी को बहुत अच्छा लगता था। नंदिनी ने अपने दोनों बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। वह अपनी दादी के पास बैठकर उनसे बातें करते और उनकी बीमारी के बारे में पूछते। सुमित्रा जी को यह बहुत अच्छा लगता था। उधर अंशुमन जैसे ही अपने ऑफिस से आता
तो अपनी माँ की सेवा करता और उन्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करता। सुमित्रा जी अपनी बहू नंदिनी की सेवा से बड़ी खुश थी। अब उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। वह अपनी बहू से माफ़ी मांगती है और कहती है, नंदिनी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है बेटा, मुझे माफ़ कर दो। तो सुनंदा बोली, माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? आप मेरी माँ हैं, आप मुझसे कैसे माफ़ी मांग सकती हैं? तो सुनंदा बोली, बेटा, यह तो तुम्हारा बड़प्पन है। मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है। तुम्हारी सिर्फ इतनी गलती थी कि तुमने मेरे बेटे से लव मैरिज की थी, इसलिए मैंने तुम्हें इतनी बड़ी सजा दी। इसका बदला भगवान ने मुझे दे दिया। आज विवेक मुझे देखने तक नहीं आया। मैंने तो सब कुछ उसके नाम कर दिया था, लेकिन अब मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। जिस ज़मीन और मकान पर तुम दोनों भाइयों का हक था, आज मैं वह हक तुम्हें वापस देकर रहूंगी। जो मैंने गलती की थी, उस गलती को अब मैं ठीक करके रहूंगी। अंशुमन और नंदिनी ने कहा, माँ, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम आपकी सेवा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें प्रॉपर्टी या घर की ज़रूरत है। बस आप हमारी माँ हैं और माँ की सेवा करना हर बच्चे का कर्तव्य होता है। हम अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, इसलिए आप कोई पश्चाताप ना करें। आपके आशीर्वाद और भगवान की कृपा से हमारे पास सब कुछ है। बस आप अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिए। लेकिन सुमित्रा जी अब जीवन की सच्चाई को समझ चुकी थी। उन्हें एहसास हो चुका था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। अब सुमित्रा जी इतना तो जानती थी कि वह अपनी वसीयत बना सकती है और उस वसीयत में वह अपने किए गए फैसले को बदल सकती है। सुमित्रा जी ने वकील को बुलाया और उनसे एक नई वसीयत तैयार करवाई, जिसमें उसने अपने दोनों बच्चों को घर और ज़मीन में बराबर बराबर हिस्सा देने की बात लिखी। अब वसीयत तैयार हो चुकी थी। सुमित्रा जी अब बहुत हल्का महसूस कर रही थी। 1 महीने तक सुमित्रा जी बिल्कुल ठीक रही और अपने बेटे अंशुमन और बहू नंदिनी और उनके बच्चों के साथ खुशी खुशी समय बिताया। एक दिन सुमित्रा जी अपनी चारपाई पर लेटी हुई थी कि उन्हें पेट में बहुत दर्द हुआ और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सुमित्रा जी का शरीर सुन्न पड़ गया और वह हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अंशुमन ने जब अपने छोटे भाई विवेक को फ़ोन करके बताया कि उनकी माँ हमेशा के लिए यह दुनिया छोड़कर चली गई है, तो दोनों मियाँ बीबी घड़ियाली आंसू बहाते हुए आए और अपनी माँ के क्रियाक्रम में हिस्सा लिया। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि उनकी माँ ने घर और मकान को 2 हिस्सों में बांटकर दोनों भाइयों को बराबर हिस्सा कर दिया है, तो उसकी तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। और अब उसने आरोप लगाया कि कुछ भी हो, यह काम नंदिनी ने ही किया होगा। तभी वकील साहब वसीयत के कागज़ और उसकी माँ के हाथों से लिखी हुई चिट्ठी को लेकर हाजिर हुए और उन्होंने बताया कि यह चिट्ठी तुम्हारे नाम तुम्हारी माँ ने छोड़ी थी और मुझसे कहा था कि जब मैं ना रहूं तो यह चिट्ठी मेरे बेटे विवेक को देना। विवेक जैसे ही माँ के हाथ से लिखा हुआ पत्र पढ़ने लगा तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसमें लिखा था, बेटा विवेक, मैं अपने पूरे होशो हवास में यह पत्र लिख रही हूँ। मैंने जीवन में बहुत गलतियाँ की है और उनमें सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने तुम्हारे भाई का सिर्फ इसलिए सम्मान नहीं किया क्योंकि उसने मेरे खिलाफ जाकर शादी की थी और इसीलिए मैंने पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी थी। लेकिन मैं ये भूल गई थी कि पूत कपूत तो की धन संचय, पूत सपूत तो की धन संचय। अरे मैंने तो सब कुछ तेरे नाम कर दिया था, लेकिन फिर भी न तूने कभी मेरी इज्जत की और ना कभी मुझे अपनी माँ का दर्जा दिया। तुमने तो मुझे नौकरानी से ज़्यादा कुछ भी नहीं समझा और जब मैं बीमार हुई तो मुझे मरने के लिए अस्पताल में अकेला छोड़कर चला गया। लेकिन वही बेटा बहू जिसका मैंने हमेशा अपमान किया, उस मुश्किल वक्त में वही मेरे साथ खड़े थे। इसलिए आज मैं उनके साथ न्याय करना चाहती हूँ और जो भी प्रॉपर्टी, घर, मकान, जो कुछ भी है, मैं दोनों भाइयों के हिस्से में बराबर बराबर बांटना चाहती हूँ। यह मेरी अंतिम इच्छा समझी जाए और मेरा यह चिट्ठी लिखने का सिर्फ एक ही मकसद है
कि तुम सुनंदा बहू को किसी भी तरह से बदनाम या बेइज्जत करने की कोशिश ना करो, क्योंकि तुम तो यही कहोगे कि नंदिनी ने बहला फुसला कर मकान और ज़मीन को अपने नाम कराया होगा। और बेटा, आखिर में मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि तुम्हारी भाभी नंदिनी एक बहुत ही समझदार और सुलझी हुई औरत है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी उसका सम्मान करो और उनसे कुछ सीखो। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।